नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक संयुक्त समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। इस पर मैं सहकारिता अधिनियम, नियमावली, सहकारिता विभाग की योजनाओं तथा अन्य प्रासंगिक विषयों पर वीडियो अपलोड करता हूँ। चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ और इतिहास से मैंने एमए तथा पीएचडी भी किया है, इसलिए कभी कभार मैं ऐतिहासिक विषयों से जुड़े वीडियो भी अपलोड करता हूँ। मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद मैं विभिन्न संस्थानों में और कार्यशालाओं में सहकारिता विषयक विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान देने का कार्य करता हूँ। सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र पूषा, विपाट गया, एनसीडीसी लिनाक गुरुग्राम से मैं जुड़ा हूँ। साथ ही सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यशालाओं में भी मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब मैं मुख्य विषय वस्तु पर आता हूँ। आज के विषय वस्तु का संदर्भ नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति है। आपको विदित हो कि देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 जुलाई 2025 को नई सहकारिता नीति का लोकार्पण किया है। इससे पहले की सहकारिता नीति वर्ष 2002 में सामने आया था। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें लगभग 30 पृष्ठ हैं। उन सब की मैं विशद व्याख्या आपके समक्ष करूंगा, परंतु यह एक विस्तृत दस्तावेज है जिस कारण एक ही अंक में इसकी समीक्षा करना संभव नहीं है। अतः मैं कई भागों में नई सहकारिता नीति पर प्रकाश डालूंगा। शुरुआत मैं नई सहकारिता नीति की पृष्ठभूमि से करता हूँ। सहकारिता मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह मानव जीवन के आरंभ से ही आपसी सहयोग के साथ जुड़ा रहा है। जब अर्थव्यवस्था का पहलू वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, तब आपसी सहयोग से ही, सहकारिता के माध्यम से ही वस्तु के आदान प्रदान के द्वारा लोग जीवन की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को संपादित करते रहे हैं। सहकारिता भारतीय समाज की प्राणवायु है। इसमें भारत, खासकर ग्रामीण भारत के विकास की कुंजी छिपी हुई है। यह सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक प्रबंधन और साझा लाभों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणाली है। यह संकटग्रस्त वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत मॉडल प्रदान करता है और ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है। हम यह जान रहे हैं कि वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्था कई संकटों से गुजर रही है और माननीय सहकारिता मंत्री ने नई सहकारिता नीति को लोकार्पित करते हुए यह वक्तव्य दिया कि यह आर्थिक व्यवस्था की वैकल्पिक अवधारणा है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति के दस्तावेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक मॉडल उपस्थापित किया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। भारत सरकार सहकारिता के महत्व को भलीभांति समझती है। हम जानते हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास लगभग 125 साल से भी अधिक पुराना रहा है। यद्यपि 1904 में
पहला सहकारी साख समिति अधिनियम बनाया, जिसमें सहकारी साख समितियों को वैधानिक ढांचा प्रदान करने की कोशिश की गई। लेकिन सहकारी समितियों के गठन का कार्य 1904 के पहले ही आरंभ हो गया था। फिर भारत सरकार ने 1912 में एक सहकारिता समितियां कानून को बनाया और 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सहकारिता को प्रांतीय विषय में शामिल करने के बाद कई प्रांतों में, जिसमें बिहार प्रांत भी है, अपनी सहकारिता अधिनियम को बनाया गया। हमारा सहकारिता अधिनियम बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के रूप में है, जो वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा का नाम इससे हट चुका है। एक चीज़ मैं आपसे चर्चा कर देना चाहता हूँ कि आज भारत में दुनिया की लगभग एक चौथाई से अधिक सहकारी समितियाँ विद्यमान हैं। जितनी सहकारी समिति पूरी दुनिया में है, उसकी लगभग एक चौथाई सहकारी समितियाँ भारत में हैं और भारत की ग्रामीण जनता का एक तिहाई भाग किसी न किसी रूप में इन सहकारी समितियों से अपनी सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ा हुआ है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें लगभग 2 लाख क्रेडिट सहकारी समितियां और 6 लाख गैर क्रेडिट सहकारी समितियां हैं। गैर क्रेडिट सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, परंतु उन क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं आवास, डेयरी, श्रम, चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मात्स्यिकी अर्थात फिशरीज, वस्त्र, सेवा, प्रसंस्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि। एक उल्लेखनीय बात यह है कि भारत की लगभग 30 करोड़ जनता इन सहकारी समितियों की सदस्य है। जो 8 लाख सहकारी समितियां हैं, उसकी सदस्य संख्या 30 करोड़ है और इसमें अकेले 13 करोड़ की सदस्यता प्राथमिक कृषि साख समितियों की है। इससे हम आसानी से प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों के महत्व को समझ सकते हैं, जिससे भारत के लगभग 13 करोड़ जनता जुड़ी हुई है। सहकारिता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में एक पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह को प्रथम सहकारिता मंत्री नियुक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सहकार से समृद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जब विकसित भारत में सहकारिता के योगदान की बात थी और सहकार से समृद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, तो यह जरूरी हो गया था कि भारत सरकार 2002 की पुरानी सहकारिता नीति को पुनर्भाषित करे और एक नई सहकारिता नीति प्रस्तुत करे। भारत सरकार ने जो 2002 में सहकारिता नीति को लागू किया था, यह सहकारी समितियों द्वारा प्रभावशाली रूप से आर्थिक कार्यकलापों को व्यवस्थित करने और बुनियादी आयामों और सहकारी समितियों के प्रबंधन को स्वायत्तता देने की भावना से प्रेरित था। परंतु विगत 22-23 वर्षों में वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, तकनीकी प्रगति, खासकर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुए हैं। साथ ही भारत में 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन यह था कि संविधान के अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकारों से संबंधित था, 19 के 1C में जो एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार था, उसी के साथ साथ यूनियन फॉर्म करने का जो अधिकार था, उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गठन का अधिकार भी मूल अधिकार बना दिया गया 19(1)C के साथ।
साथ ही संविधान के चौथे भाग में पार्ट 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है 43B को शामिल किया गया, जिसके द्वारा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राज्य का दायित्व माना गया। एक अन्य परिवर्तन किया गया कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया पार्ट 9B। आप सभी जानते हैं कि पार्ट 9 का संबंध पंचायत से है, पार्ट 9(1) का संबंध नगर पालिका से है और पार्ट 9B एक सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के प्रबंधन, सामान्य निकाय, निर्वाचन आदि विभिन्न विषयों के संबंध में कई उपबंध शामिल किए गए, जिनकी चर्चा करने के लिए हमारे पास यहाँ समय नहीं है। अब इस संविधान संशोधन विधेयक को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जो संविधान में पार्ट 9B शामिल किया गया है वह अवैध है। उसको उसने अल्ट्रा वायरस घोषित किया, क्योंकि भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया 368 अनुच्छेद 368 के भाग 2 में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि कतिपय ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन करने के लिए भारतीय संघ के आधे, लगभग कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरत है और यह सहमति नहीं प्राप्त किया गया। परंतु उसने जो मौलिक अधिकार के रूप में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार था उसको यथावत रहने दिया। भारतीय संघ केंद्र सरकार ने इस गुजरात उच्च न्यायालय के इस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायमूर्तियों की पीठ ने इसकी सुनवाई की और 2-1 से अपना निर्णय दिया। माननीय दो न्यायमूर्ति एक साथ थे, उनका फैसला एक रहा और एक न्यायमूर्ति का फैसला अलग हुआ। इसमें जो फैसला दिया गया उसमें सहकारिता समितियों के गठन का अधिकार को संवैधानिक मूल अधिकार बने रहने दिया गया। साथ ही जो पार्ट 9B को जो गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी तरह अल्ट्रा वायरस घोषित किया था, उसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह सहकारी समितियों के बहुराज्यीय सहकारी समितियों के संदर्भ में लागू रहेगा और बहुराज्यीय सहकारी समिति जहाँ भी हैं, जिस राज्य में हैं या केंद्र स्तर पर हैं, उनके संदर्भ में लागू रहेगा, परंतु राज्यों की सहकारी समितियों के संदर्भ में लागू नहीं होगा। इसकी मैंने थोड़ी सी विस्तृत चर्चा आपके साथ इसलिए कर दी कि संविधान संशोधन विधेयक 97 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लेकर कुछ गलतफहमी है। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण भारत में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण भारत ने सड़क, आवासन, दूरसंचार, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी भौतिक सुविधाओं में व्यापक प्रगति को देखा है। इससे ग्रामीण जनमानस की आकांक्षा में वृद्धि हो गई है। इसलिए भारत सरकार ने अनुभव किया कि अब जरूरत यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जाए और उसे संगठित बाजार से जोड़ा जाए। और ग्रामीण जनसंख्या में युवाओं की संख्या काफ़ी है। इन युवाओं की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखने की जरूरत महसूस की गई थी। इस परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि वर्ष 2002 की सहकारी नीति पर पुनर्विचार किया जाए और सहकारी समितियों को बदलते परिदृश्य में और उभरती समस्याओं के बीच तालमेल करने के लिए सहकारी समितियों में सततता सुनिश्चित करने के लिए नई सहकारी नीति बनाई जाए। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में सितंबर 2022 को एक नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 48 सदस्यीय एक सहकारिता समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु बनाया गया। इस समिति में देश भर के विभिन्न सहकारी फेडरेशनों, संस्थाओं, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। इस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कई स्तरों पर विचार विमर्श हुआ, कई कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए गए। ये कार्यशालाएँ अहमदाबाद,
गुरुग्राम, बेंगलुरु और पटना में आहूत किए गए और पटना की कार्यशाला में भाग लेने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। साथ ही सरकारी नीति के मसौदा पर कुल 648 सुझाव प्राप्त हुए। इन सभी सुझावों पर और विचार विमर्श के दौरान हुए मंथन पर समुचित समीक्षा की गई और उनको नई सहकारी नीति में शामिल किया गया। नई सहकारी नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने पर ध्यान देते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रमिक सुस्थिर और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था और उसके लिए सहकारी समितियों के क्षेत्र में क्रमिक सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना था। मैं अगले अंक में आपसे नई सहकारी नीति के आने के पहले ही भारत सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में जो पहल किया था और जिसकी विस्तृत चर्चा नई सहकारी नीति में की गई है, उसके संबंध में आपके समक्ष एक विश्लेषण प्रस्तुत करूँगा।